तो अगला सवाल जो हमारा है वो आपका अंकित का सवाल है 12 नंबर। कौन सा सवाल है? 12 नंबर सवाल आपका अंकित का है। तो सवाल पर चलते हैं। सवाल क्या कहता है कि एक वस्तु 20 सेमी की वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने रखी है। कितनी वक्रता त्रिज्या है बेटा? 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है। कौन सी? 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है। ये दर्पण हमारा उत्तल हो जाएगा। उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है बेटा। 12 नंबर सवाल। तो वक्रता त्रिज्या कितनी दी हुई है? 20 सेंटीमीटर दी है। तो वक्रता त्रिज्या को किससे नोट करते हैं बेटा? r से लिखते हैं। r बराबर कितना हुआ? 20 सेमी, 20 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद क्या कहता है कि दर्पण के सामने रखी हुई दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। कहां प्रतिबिंब बनता है? b बराबर 8 सेंटीमीटर पीछे बनता है, पीछे प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद क्या कहता है कि वस्तु की दूरी क्या कीजिए दर्पण से, यानी कि u बराबर निकालना, u बराबर हमको निकालना है। तो बेटा बहुत सरल सवाल है ये, ठीक। जो हमारा उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में सारी दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। केवल एक ही दूरी ऐसी होती है जो u होता है, वस्तु से दर्पण तक की दूरी होती है, वही ऋणात्मक होती है। तो आगे बढ़ते क्रम में दर्पण सूत्र लगाएंगे। पहले तो हम r से निपट लेते हैं, क्योंकि r जो हमारा होता है वो f का जो है 2 गुना होता है, यानी कि f बराबर हमको पता है r/2 सूत्र होता है। तो r का मान रखते हैं तो 20 का आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? f बराबर 20 का आधा कर दीजिए भाई, 20/2 और 20 का आधा हुआ तुम्हारा 10 सेमी। ये हमारा जो है r हो गया। r हमने क्या कर लिया? निकाल लिया कि r से f का मान निकालते हैं। जैसे ही r से f का मान निकालते हैं दर्पण सूत्र लगा देते हैं। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/f, f का मान कितना है बेटा? 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर हम लिख देते हैं बराबर 1/v। v का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर है, 8 लिखा हमने, प्लस 1/u। u का मान निकालना है। 8 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10 माइनस का 1/8 बराबर 1/u। अब देखिए 8 और 10 में हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? लासा लेंगे। देखिए लासा जो ले रहे हैं हम इसमें 10 और 8 में काट दीजिए इसको। देखिए 2 से कट रहा है, 2 से दोनों कट जाएंगे। तो 2 पंचे 10 और जो चौके 8। अब उसके बाद देखिए कट नहीं रहे हैं, कोई एक सेम से कट नहीं रहे हैं। मतलब जो है जैसे 2 से दोनों कट रहे थे ऐसे नहीं कट रहे हैं। तो क्या करते हैं? 2 का गुणा कराते हैं 5 से, कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10 और 10 का गुणा कराते हैं कितने? 4 से, कितना हो जाएगा? 40। तो 40 हमारा क्या हो जाएगा? लासा कितना हो जाएगा? 40। कितना आ जाएगा? 40। तो कहने का मतलब 40 इसके भी नीचे होना चाहिए था, 40 इसके भी नीचे होना चाहिए था। जब तक आधार समान नहीं होते हैं हम संख्याओं को जोड़ घटा नहीं सकते हैं, भिन्न वाली संख्याओं को सिर्फ। तो यहाँ पर हमने क्या किया? इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, इसको भी 4 से ऊपर, इसको 5 से और इसको भी 5 से गुणा करा दिया। तो क्या हुआ? 40 हो जाएगा ये, यानी कि 4/40 माइनस 5/40 बराबर 1/u। देखिए भाई क्या होता है? 40 और 40 आधार समान है, और जैसे आधार समान है हम एक वाले करते हैं 40, और क्या हुआ? 4 से 5 हमने लेस कर दिया तो कितना बचा? 1/u बचा। और 4 से 5 घटाएंगे माइनस का 1 आ जाएगा, 1/u।
अब देखिए दर्जा उलट देंगे तो u बराबर कितना आ जाएगा बेटा, u बराबर 40 आ जाएगा सेमी, और ये है माइनस का, तो हमारा कितना आ गया u बराबर 40 सेंटीमीटर हो गया। इस तरीके से देखिए हमारे सवाल जो है हमने 4-5 सवाल बताए हैं, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं थे, जो इम्पोर्टेंट थे वही हमने बताया है। तो इस तरीके से सारे सवाल कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, कभी कभी ऐसा होता है कि उत्तर में यहाँ पर माइनस का चांस नहीं लिखा हुआ होता है, प्लस का लिखा हुआ होता है, तो बच्चे जो है गलती खा जाते हैं। देखिए दूरी जो भी होती है वो धनात्मक में लिखी जाती है, ऋणात्मक कभी लिखी नहीं जाती है, इसलिए कभी कभी यहाँ पर लिखा होता है कि u बराबर 40। तो बच्चे सोचते हैं कि इसमें जो है सब ने लगाया है तो माइनस का आया उत्तर, और किताब में जो है प्लस का आ रहा है, इससे कोई सिस्टम नहीं है, दिक्कत नहीं मत लीजिए कभी भी। कि अगर कभी आपको ऐसा दिखाई दे तो जरूर इस पर ध्यान देना कि माइनस की जो दूरी होती है कभी लिखी नहीं जाती है, और दूरी सदैव प्लस की लिखी जाती है, इसलिए हम माइनस का 40 ना लिख करके प्लस का 40 लिख देते हैं, ये किताब की भाषा है। तो फिर मिलते हैं अगले पाठ पर। ये हमारा प्रकाश का परावर्तन समाप्त होता है। अब उसके बाद पाठ है हमारा प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन की बात करेंगे। तो अब हमारा है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन देखिए, पहले हम बता चुके हैं कि प्रकाश का परावर्तन, परामर्श गिरना, गिर करके वापस लौट करके चले जाना, वही तो प्रकाश का परावर्तन था। लेकिन यहाँ अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब अपवर्तित हो जाना। क्या हो जाना? अपवर्तित हो जाना, अर्थात अपना मार्ग छोड़ देना। क्या? मार्ग छोड़ देना, मार्ग छोड़ देना। क्या कह लीजिए? मार्ग छोड़ देना। अगर मार्ग से आप अपने विचलित हो जाते हैं, जैसे कि हम जा रहे थे, अचानक क्या हुआ कि यहाँ पर एक जो है पत्थर का बहुत बड़ा जो है सिला पड़ गया, तो हमने क्या कर दिया, इसको जो है इधर से इधर निकल गए, यानी कि मार्ग से हमको जाना सीखना था, बट हम मार्ग से अपने क्या हो गए? विचलित हो गए। मार्ग से क्या हो गए? विचलित हो गए। तो विचलित हो जाने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तित हो जाना। तो परिभाषा पर जोर देते हैं कि जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं बेटा। अब एक बार चित्र की सहायता से हम देख लेते हैं कि ये हमारा विरल माध्यम है। क्या है? विरल माध्यम है। यह हमारा विरल माध्यम है, बहुत ही विरल। और इधर हमने मान लिया जो है सघन माध्यम। कौन सा? सघन मीन्स घना। यह कौन सा माध्यम हुआ हमारा? यह है सघन माध्यम। तो बेटा वो विरल माध्यम था, ये सघन माध्यम था। ये प्रकाश किरण विरल माध्यम से गुजरती है, जाना था इसको एकदम सीधा, लेकिन वह अपने मार्ग से हल्का विचलित हो जाती है, ऐसे आ जाती है, यानी कि इस मार्ग में नहीं पहुंच पाती है, मार्ग से अपने विचलित हो जाती है। इस मार्ग पर तो हमको जाना था उस किरण को, लेकिन ये इधर को नहीं जा पाती है, लेकिन इधर से जो है ये यहाँ से मार्ग से विचलित हो जाती है। और जैसे ही विचलित हो जाती है, विचलित होने की घटना ही क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन। कि जब कोई एक ही प्रकाश किरण, मान लिया हमने एक ही प्रकाश किरण किसी माध्यम से गुजरती है, ये पृथककारी मान लिया तल है हमारा। कौन सा तल है? पृथककारी तल है।
पृथककारी तल है, ये पृथककारी तल से जैसे ही गुजरती है हमारी प्रकाश किरण, और जैसे ही प्रकाश किरण गुजरती है तो तुरंत क्या होता है, वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यानी कि एक भी प्रकाश किरण कोई गुजरी और गुजरने के बाद वो कौन से माध्यम में गुजर गई, बीसी माध्यम में, माने अपने मार्ग से विचलित हो गई, जबकि उसको जाना था इस माध्यम में, जिस माध्यम में जाना था। ये सी डैश कर लीजिए, ये सी टेम्परेट कर लीजिए, है ना। तो क्या हुआ, इस माध्यम में जाना था इसको, लेकिन वो मार्ग से विचलित होकर थोड़ा इस माध्यम में आ गई। तो ऐसी घटना क्या कहलाती है, हमारी प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहलाती है, अपवर्तन कहलाती है। तो अब हमने क्या कर दिया कि एक जो है इसका लंब डाल दिया, क्या कर दिया, लंब डाल दिया। बी को साइड में लेते हैं भाई। तो लंब डालेंगे, जैसे हम लंब डालेंगे तो लंब हमारा क्या करता है, इनको दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देता है, दो भागों में बांट देता है। ये हमने जो है लंब डाल दिया, तो लंब हमारा क्या हुआ, दो भागों में इसको डिवाइड कर देता है, ये और ये क्या है, लंब है। अभिलंब कह दीजिए भाई, ये अभिलंब है N1 और इसको कह दीजिए N2, ये अभिलंब है। इसमें जो है क्या होता है कि दो कोण बन जाते हैं, एक तो आपतन कोण और एक अपवर्तित होने वाला कोण। तो आपतन कोण आ यानी कि I, अपवर्तन कोण यानी कि R। लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, तो कंफ्यूजन का ध्यान रखिए। अपवर्तन कोण या आपतन, आपतन आ करके पतन हो जाना, आपतन कोण यानी कि आई, और अपवर्तन कोण क्या हुआ। तो इस तरीके से बात कर लेते हैं। एक बार फिर से हम बात करते हैं कि मार्ग से अपने विचलित होने की जो घटना है वही हमारी क्या कहलाती है, अपवर्तन। क्या कहलाती है, अपवर्तन। परिभाषा, जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और अपवर्तन के दो नियम होते हैं बेटा, दो नियम होते हैं। एक आने वाली किरण यानी कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, ये तीनों क्या होते हैं, और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों एक ही तल में, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा अगला हम कल बताएंगे, क्योंकि जो है समय हो चुका है।